हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस में। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासों को हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। सॉरी, वो जो होने वाला है वो होने वाला है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग का। पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो CVS है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इस कार्डियोवैस्कुलर के डिसऑर्डर्स की हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो हैं उन तक हमारी क्लासेज पहुंचाई जा सके और उनकी हेल्प की जा सके। आज का जो सेशन है वो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्लास को मिस नहीं करना है क्योंकि आज की क्लास में कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंटेड आपको बताए जाएंगे, हाईलाइट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जिनके द्वारा आप एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। वो जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो टॉपिक है उसके बारे में आज बात करते हैं। टॉपिक होने वाला है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हार्ट फेल्योर की। हार्ट फेल्योर, बहुत बार आपने नाम सुना है। हार्ट फेल्योर का मीनिंग भी सबको पता होगा, फिर भी नहीं पता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हार्ट फेल्योर क्या होता है, यानी हार्ट जो है आपको पता है कि बॉडी के अंदर एवरी ऑर्गन्स और एवरी सेल्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। एवरी ऑर्गन और एवरी सेल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने से उनको जो है ब्लड की पूर्ति होती है, प्लस उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। अब ये सोचो कि अपनी बॉडी के अंदर मान लो हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर दे, हार्ट जो है वो पंप करना बंद करते तो बॉडी की जो नीड्स हैं, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जितने भी मटेरियल चाहिए, उनका क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। यानी वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाएंगे इट मीन्स उसके क्या होंगे, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके अलावा जो एंड जो होता है, रिजल्ट होता है, वो डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। अब देखो, अपनी जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, देखा जाए नर्सिंग के अंदर या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर अलग अलग ब्रांचेज चलती हैं, जिसके अंदर जैसे आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको अपन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, OBG जो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, फीमेल्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। इसी के अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, साइकेट्रिक नर्सिंग होती है, और वैसे अपना है पीडियाट्रिक नर्सिंग। अब बच्चों के अंदर जो हार्ट फेल्योर होने वाला है, उस हार्ट फेल्योर के बारे में क्या क्या चीज़ें हम बात करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, इस हार्ट फेल्योर की सबसे पहले अपन बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है। हार्ट फेल्योर की डेफिनेशन क्या होती है? हार्ट फेल्योर की डेफिनेशन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पंप सफिशिएंट ब्लड फॉर द बॉडी। यानी हार्ट जो है वो बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाए, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर बोलेंगे। और वो जो हार्ट फेल्योर है, ये हार्ट फेल्योर क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा। इसके अलावा आपका बॉडी की जो ऑक्सीजन नीड्स है उनको नहीं पूरा कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट है जिसमें 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर जो 4 चेंबर होते हैं, ये चेंबर्स अपना वर्क करना बंद कर देंगे तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स, ऑक्सीजन नीड्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एक्सक्रीट आउट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो नीड्स क्या हो जाएंगी, फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अब इस डिजीज कंडीशन को पढ़ने से पहले यदि हम बात करें कि थोड़ा सा हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, उस हार्ट की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा हार्ट की स्ट्रक्चर का, उसी के बारे में हम देखते हैं। देखो, ये होता है आपका कौन सा, राइट एट्रियम। कौन सा होता है, राइट एट्रियम होता है। 4 चेंबर होते हैं। पहली चीज़ तो हार्ट में कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। आपके राइट साइड में जो होता है वही क्या होता है, राइट। और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है, लेफ्ट
एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होते हैं? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके 4 चेंबर होते हैं। अब देखो ये तो 4 चेंबर है, ये 4 चेंबर। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स इसमें एंटर होती हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स इससे बाहर निकलती हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये क्या करती हैं? हार्ट के अंदर ब्लड लाकर डालती हैं। क्या करती हैं? हार्ट के अंदर ब्लड लाकर डालती हैं और ब्लड से बाहर ले जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स वो होती हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं। अब देखो राइट और लेफ्ट की बात करें, राइट एट्रियम जो होती है इसके अंदर जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं? आपकी लंग से आती हैं। कहाँ से आती हैं? लंग से आती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कमेंट जरूर करें। राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? राइट एट्रियम का जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? आपका बॉडी से आता है। कहाँ से आता है? बॉडी से आता है, ठीक है। राइट एट्रियम जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है? बॉडी से आता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आता है? अपना राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया वहाँ से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? अपना लंग्स के पास में। कहाँ जाता है? लंग्स के पास में जाता है। अब लंग्स के अंदर प्यूरिफाई होने के बाद में, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ से आ रहा है? ये इन्हीं लंग से आ रहा है। किस में आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है किसको? बॉडी को। किसको? बॉडी को। बॉडी को क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है। तो मोटी मोटी चीज़ पे हम बात करें कि जो अपना सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से आता है? बॉडी से। कहाँ आया? राइट एट्रियम के पास में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास में। राइट वेंट्रिकल से ये चला गया लंग्स के पास में ऑक्सीजन लेने के लिए। देखो यहाँ पे था अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से क्या हो जाता है? अब देखो हार्ट फेल्योर जो है, मान लो हार्ट फेल्योर जो है, यहीं से हम समझे कि हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो पंप कर रहा है बॉडी के लिए या लंग्स के लिए, ठीक है, ये जो पंप कर रहा है ये सफिशिएंट नहीं कर पाए। ये जो पंप कर रहा है ये सफिशिएंट नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में क्या होगा? बॉडी की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बॉडी की डिमांड नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेल्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट फेल्योर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट फेल्योर। अब हार्ट फेल्योर के अंदर देखो, अब मान लो या तो आपके इस चेंबर में कोई दिक्कत हो सकती है, किसमें? आपके, या तो मान लो इस चेंबर में कोई दिक्कत हो सकती है आपकी, कौन सा है ये? लेफ्ट एट्रियम। या तो मान लो लेफ्ट एट्रियम में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर राइट एट्रियम में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अब देखो पूरी मैकेनिज्म समझने से पहले मैं आपको यहीं पे एक चीज़ समझाना चाहूँ कि मान लो इस लेफ्ट साइड वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये वाला हार्ट फेल्योर हो गया, लेफ्ट साइड से हार्ट फेल्योर हो गया मान लो, तो लेफ्ट साइड से हार्ट फेल्योर हुआ। देखो राइट तो अपना पूरा काम कर रहा है, बॉडी से ले भी रहा है, लंग्स को भेज भी रहा है, बॉडी से ले भी रहा है और लंग्स को भेज भी रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो है वो कहाँ से ले रहा है? लंग से। अब सोचो कि लंग से पूरा ब्लड नहीं ले पा रहा क्योंकि ये फेल हो चुका है। समझ रहे हो? क्योंकि ये क्या हो गया? फेल हो चुका है। अब फेल हो गया इसका मतलब लंग्स से क्या नहीं आ पाएगा आपका? लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लड है उसका अकुमुलेशन, यानी पीछे की तरफ, इस हार्ट से पहले की तरफ क्या हो जाएगा? आपका अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अकुमुलेट होना शुरू होगा, वो किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब लंग्स के अंदर लंग्स कंजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। लंग्स कंजेशन होगा तो लंग्स के अंदर जो कंजेशन के सिम्टम्स होते हैं, क्रैकल साउंड, वीजिंग साउंड, जितनी भी आते हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? आपकी सिम्टम्स अराइज होंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊं, अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है आपकी आर्टरी और एक होती है आपकी वेन्स, ठीक है। एक होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टरी, ये आर्टरी कौन होती है और वेन्स कौन होती है? आर्टरी कौन होती है और वेन्स कौन कौन सी होती है? अब देखो सीधी सी, आज तक हमने यही पढ़ा है
कि आर्टरी और वेन्स, आर्टरी वो होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर जो ब्लड होता है ना वो सर्कुलेट होता है। कौन सा होता है? प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। और ये वेन्स हमने ये पढ़ा है आज तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं किस तक? हार्ट तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। लेकिन आज से आपको इसको याद रखना है, आज से आपको इसको याद रखना है कि आर्टरी कौन होती हैं और वेन्स कौन कौन सी होती हैं। वो ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट के अंदर ब्लड लाकर डालती है, वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट के अंदर ब्लड लाके डालती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देखो वेन्स क्या होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये कौन सी होगी आपकी? वेन्स हो गई। कौन सी होगी? ये भी वेन होगी और ये भी वेन होगी, ठीक है, ये भी वेन होगी और ये भी, और ये कौन सी होंगी आपकी? आर्टरी। अब देखो, जिसको आयोटा भी बोलते हैं, आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, बॉडी की एकमात्र कौन सी आर्टरी होती है? बॉडी की एकमात्र कौन सी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उस आर्टरी का नाम बताओ। अब आपको पता है यहाँ से मैंने क्या बोला था, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जा रही है ये वेन्स? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में तो प्योर हुआ नहीं था, वहाँ से गया हो किसके अंदर? आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। नाम क्या आ रहा है यहाँ पे? आर्टरी नाम आ रहा है। और आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर क्या होता है? मात्र और मात्र एक ब्लड वेसल्स ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसी के साथ में एक और याद रखना है कि बॉडी की ऐसी कौन सी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है? ऐसी कौन सी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है? उसके बारे में हम बात करें तो वो कौन सी होती है आपकी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी है जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्वेश्चन आपका ये होगा, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है? वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन आपका ये था, देखो इसको अच्छे से समझें, इसको अपन ऐसे से समझें। यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है, इसके 4 चैम्बर है। ये आ गई आपकी कौन सी? ये आ गई आपकी वेना केवा, ठीक है, वेना केवा आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये निकल गई आपकी आयोटा। ये कौन सी निकल गई? आयोटा। इसके अंदर क्या हो गया? ये आर्टरी है। आयोटा कौन सी है? आर्टरी है। और ये हो गया आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब देख लो, सामने आपके सामने है, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा आपका कि पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला जो पोर्शन है हार्ट का, ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर होती है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने क्या बताया था, अपनी डेफिनेशन पुराने टाइम से जो सुनते आ रहे थे वो कौन सी थी आपकी? आर्टरी। आर्टरी में अंदर हमने क्या सुना था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, लेकिन ऐसी कोई आर्टरी है क्या जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? ऐसी कोई आर्टरी है क्या जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको याद रखना है, लिख लेना इसको कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब ठीक है, बात करते हैं वेन्स की। ये जो वेन होती है, वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड पढ़ा था अपन ने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि पल्मोनरी वेन जो है, ये पल्मोनरी वेन लंग से लेकर हार्ट तक कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों को स्टार मार्क कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है। नाम दोनों का पल्मोनरी से है। वेन कौन सी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है? वो होती है आपकी पल्मोनरी वेन्स, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये थी आपकी हार्ट की लगभग डेफिनेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और हार्ट का जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे की क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या था अपना? टॉपिक था हार्ट फेल्योर। टॉपिक था अपना हार्ट
हार्ट फेल्योर की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। डेफिनेशन क्या होती है, हार्ट जो है वो हार्ट यदि मान लो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर पाए, सफिशिएंट बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं कर पाए, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर बोलेंगे। अब हार्ट फेल्योर जो होता है बच्चों के अंदर किस तरीके से होता है, बच्चों के अंदर हार्ट फेल्योर जो है ये हार्ट फेल्योर के क्या क्या होते हैं, इसके अंदर स्पेशली क्या होता है, या तो मान लो बच्चों में कई बार क्या होते हैं अपन संट वगैरह लगे होते हैं, संट क्या होते हैं, दो कैविटीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं संट, या फिर किसी और डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। और जो क्या होगा मायोकार्डियम जो होती है आपकी, मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यदि मान लो किसी बच्चे को कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो वर्कलोड लोड बढ़ाएगा किसके ऊपर, लोड बढ़ेगा किसके ऊपर, मायोकार्डियम के ऊपर। मायोकार्डियम क्या करवाता है, इनएबिलिटी टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड एज आपका क्या हो जाएगा, हार्ट फेल्योर। तो इसकी वजह से कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से भी बच्चों के अंदर हो सकता है। अब जो है ये जो था ये हम बात करें कि टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर, इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर। बच्चों के अंदर जो हार्ट फेल्योर है वो दो तरीके का होता है। पहला जो होता है आपका राइट साइडेड, राइट साइडेड कौन सा होता है, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, और एक होता है आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। कौन सा होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है। बच्चों के अंदर जो आपका हार्ट फेल्योर होता है वो कौन सा होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है आपका राइट साइडेड और दूसरा होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। तो ठीक है, हम बात करते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर की, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर की हम बात करते हैं। ओके, अब पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। अब ये चीज़ आती है, इसके लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर क्या होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हुआ तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या राइज होंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लेफ्ट साइडेड के अंदर पहला जो सिम्टम आता है आपका होता है क्रैकल साउंड आएंगे, क्रैकल साउंड, क्रैकल्स और विजेज साउंड, विजेज साउंड कैसे आएगा सर, क्यों हुआ लेफ्ट साइड के अंदर। अब देखो फिर से एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे आपके सामने मैं बना देता हूँ हार्ट का, ठीक है। ये चार चैम्बर होते हैं, ये इसका राइट साइड होता है और ये होता है इसका लेफ्ट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर मैंने पहले बोला था कि जिस साइड का हार्ट फेल्योर होगा उसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा आपका, उसी सिचुएशन में क्या होगा, उसी के सिम्टम्स अराइज होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब इफेक्ट किधर पड़ेगा आपका, लंग्स की तरफ। लंग्स के अंदर क्या होगा, कंजेशन होगा, क्या होगा, कंजेशन होगा, लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, और कंजेशन होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को, बच्चे को क्या होगा, क्रैकल्स और विजेज साउंड आएंगे, ठीक है। टूटने की क्रैकल्स, क्रैकिंग साउंड्स आएंगे, विजेज जो विस्लिंग साउंड्स होती हैं वो आएंगी। इसके अलावा लंग से रिलेटेड है तो बच्चे को क्या होगा, कफ भी होगा, ठीक है। बच्चे को क्या होगा, कफिंग भी होगा, बच्चा बार बार क्या करेगा, खांसता हुआ आएगा आपके सामने, ठीक है। कफ के बाद में यदि मान लो पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्निया भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डिस्निया भी हो सकता है। डिस्निया टर्म जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता हो, इस ये इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्निया क्या होता है, इनएबिलिटी या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्निया का डिस कहीं भी वर्ड जुड़ जाता है तो डिस्निया मीन्स रेस्पिरेशन, डिस का मतलब डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्निया होगा। क्लियर है। डिस्निया के बाद में आता है अपना ग्रंटिंग। इन्फेंट्स के अंदर क्या होगा, ग्रंटिंग साउंड आएंगे, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर ग्रंटिंग साउंड आता है। ग्रंटिंग साउंड कौन से होते हैं साहब, ग्रंटिंग साउंड वो होते हैं जो बच्चा जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है उस रेस्पिरेशन के टाइम में आपको क्या होंगी, ग्रंट सुनाई देंगी। मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि जो सीक्रेशंस हैं वो आप इस बच्चे के गले के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रंटिंग साउंड, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होता है, बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग। हिंदी में अपने भाषा में बात करूं यानी सांस फूलने की वजह से जो नेजल फ्लेयरिंग, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ना हाइपर मतलब एक्टिव हो रहा है, मतलब उसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो वाइड होने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं। नेजल फ्लेयरिंग के बाद में अब अगला जो आता है वो आता है आपका, नेजल फ्लेयरिंग के बाद में अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे, नेजल फ्लेयरिंग हो गया। नेजल फ्लेयरिंग के बाद में बच्चे को क्या होगा, ऑर्थोपनिया,
ऑर्थोपनिया, ठीक है, ऑर्थोपनिया होगा। यानी बच्चा जो है वो क्या करेगा, आपका सिटिंग पोजीशन के अंदर ही क्या कर पाएगा, ब्रीदिंग कर पाता है, ठीक है। साइनोसिस होगा बच्चे को, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस। बार बार क्या होगा बच्चे को, क्या होगा, जैसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो साइनोसिस ज़्यादा होगा, बच्चा जब रेस्ट कर रहा होगा तो साइनोसिस उसको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, टैकीपनिया। क्या देखने को मिलेगा, टैकीपनिया। टैकी का मतलब ज़्यादा हो जाना, पनिया का मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाना। रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाना क्या होता है, टैकीपनिया। ये तो थे आपके लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के साइन एंड सिम्टम्स, याद रख लेना बच्चों के अंदर स्पेशली है। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। आपके पास में यदि हार्ट फेल्योर का आया है, उस बच्चे में कौन कौन से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, क्रैकल साउंड आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है। वो आता है आपका क्रैकल्स और वीजिंग साउंड्स। क्रैकल्स और वीजिंग साउंड्स कफ देखने को मिलेगा, डिस्निया, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, टैकीपनिया, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस और ऑर्थोपनिया। ये सारी की सारी सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है किसके अंदर, ये सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है आपको किसमें, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर, ठीक है। लेफ्ट साइडेड का हो गया साहब। अब चलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेल्योर की तरफ। अब चलते हैं अपन राइट साइडेड हार्ट फेल्योर की तरफ। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड, यानी अब क्या होगा, राइट साइड का हार्ट फेल हो गया, मान लो राइट साइड का हार्ट फेल हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। अब देखो हम बात कर रहे थे, ये अपना हार्ट है, ये अपना क्या है, हार्ट है। हमने बात कर लिया ये इसका लेफ्ट साइड होता है, ये इसका राइट साइड होता है। इसमें कोई दिक्कत आई तो साहब लंग्स को दिक्कत होगी। किसको होगी, लंग्स को दिक्कत आएगी। अब बात ये आती है कि साहब मान लो किसी बच्चे का राइट साइडेड हार्ट फेल्योर हो गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, इससे पहले बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे। दिमाग में ये सेट कर लो कि राइट साइडेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसका मैं क्या दूँ, जवाब क्या दूँ, तो याद कर लो लेफ्ट साइड का मतलब जो लंग्स है ना, उन लंग्स के कॉम्प्लिकेशन आएंगे, राइट साइड का मतलब बॉडी के कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ठीक है। अब राइट साइडेड हार्ट फेल्योर हुआ तो बॉडी के अंदर जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम्स के अंदर क्या होगा, कंजेशन शुरू हो जाएगा। भाई बॉडी के अंदर क्या होगा, जब ये पूरा ब्लड यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो इससे पहले क्या हो जाएगा, आपका ब्लड क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा। तो पहला जो होता है, ठीक है, पहला जो सिम्टम अराइज होता है वो होता है आपका असाइटिस। असाइटिस क्या होता है साहब, असाइटिस बच्चों, असाइटिस का मतलब ये होता है कि असाइटिस का मतलब फ्लूइड अक्यूमुलेशन, क्या हो जाना, फ्लूइड अक्यूमुलेशन। कहाँ पे होना, अक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी, इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो जाना, पेरिटोनियल कैविटी, बच्चे के पेट के अंदर पानी भर जाना, क्या होता है आपका, असाइटिस होता है। क्या होता है, असाइटिस होता है। तो मैंने क्या बोला था, राइट साइड हुआ, इसका मतलब क्या होगा, बच्चे की पहले वाली सिचुएशन खराब हो जाएगी, बॉडी की सिचुएशन, जिसमें सबसे मेन ऑर्गन आता है आपका एब्डोमेन, और एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब साहब जब इसके अंदर ही दिक्कत आ रही है, पेट के अंदर ही, तो आपका लीवर और स्प्लीन भी नहीं बचेंगे, ठीक है, लीवर और स्प्लीन भी नहीं बचेंगे। इनका क्या हो जाएगा, हिपेटो, ठीक है, हिपेटो मतलब लीवर, हिपेटो स्प्लीनो, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली, क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। साइज जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस में, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर आपके लीवर और स्प्लीन की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, लीवर और स्प्लीन की, जिसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, हिपेटो स्प्लीनोमेगाली। याद कर लेना, इससे भी पूछा जाता है, असाइटिस का मतलब भी पूछा जाता है, क्या होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, ओलिगोरिया। ओलिगोरिया क्या होता है, देखो ओलिगोरिया क्या होता है, यानी बच्चे का क्या होता है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा साहब, आप देखो क्या होता है, हार्ट से ब्लड जाता है, लेफ्ट साइड वाले से आयोटा से ब्लड जाता है, किसके ऊपर, किडनीज के पास में, किडनी के पास में ब्लड जाता है। वहाँ से क्या होता है, फिल्टर होगा ब्लड, क्या होगा, फिल्टर होगा। जब फिल्टर
फिल्टर होने के लिए ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में जा ही नहीं रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, इसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इसके अलावा क्या हो रहा है, पल्मोनरी इसका बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का कंजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ठीक है, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ओलिगोयूरिया के बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा आपका, नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा वो होता है पेरिफेरल एडिमा। क्या हो जाएगा, पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा यानी नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरल का मतलब बॉडी की पूरी सरफेस जो होती है उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। और स्पेशली कौन सा एडिमा होगा, डिपेंडेंट एडिमा। कौन सा होगा, डिपेंडेंट एडिमा होगा। याद रख लेना कि हार्ट फेल्योर में बच्चों के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेल्योर हुआ है तो कौन से टाइप का एडिमा होगा, उसका नाम आपका क्या होगा, डिपेंडेंट एडिमा होगा। कौन सा होगा, डिपेंडेंट एडिमा। और इसी के साथ साथ में एडिमा कहाँ देखने को मिलता है आपको, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। दोनों याद रख लेना, पेरिफेरल एडिमा में स्पेशली डिपेंडेंट एडिमा और पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है आपको इसके अंदर। प्लस इसके साथ साथ में क्या होगा, जब मान लो पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, असाइटिस हो रहा है, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, पेशेंट का वेट गेन होगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। पेशेंट का क्या होगा, वेट गेन होगा। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है, यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साहब हमें बताओ कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, रट लो, छाप लो, इनको अच्छे से कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये जो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला था आपका असाइटिस, लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, ओलिगोयूरिया होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा और वेट गेन होगा। ये सारे के सारे कौन से आपके राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट क्या क्या करेंगे। ठीक है, असेसमेंट क्या क्या करेंगे, तो अब उसी असेसमेंट की बात करते हैं। आपको किन किन चीज़ों को, देखो हमने साइन सिम्टम पढ़ लिया, ऑलमोस्टली आपको पता चली गया है कि कौन कौन सी चीज़ों का आप असेस करोगे। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो असेसमेंट करने के लिए स्पेशली क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सारे सिम्टम आपको पता चली गया कि कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो पहली चीज़ हार्ट फेल्योर के पेशेंट के अंदर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, टेकीकार्डिया। कौन सा होगा, टेकीकार्डिया। ये क्यों होता है बच्चों, ये क्यों होता है टेकीकार्डिया? टेकी का मतलब क्या हो जाता है आपकी, टेकी का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ जाना। टेकी का मतलब स्पीड बढ़ जाना, ब्रेडी का मतलब कम हो जाना। अब सर टेकीकार्डिया क्यों हो रहा है, देखो बॉडी को क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर की डेफिनेशन अपन ने पहले पढ़ी थी। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कौन सा, कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप फ्लूइड या फिर ब्लड जो है वो नहीं दे पाते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तो पूरा नहीं जा पा रहा, तो बॉडी की रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म होते हैं, काउंटर रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म होती हैं, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होके हार्ट की क्या हो जाएंगी, हार्ट रेट को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती है। हार्ट रेट को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, टेकीकार्डिया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब टेकीकार्डिया तो सर बोल दो कि नॉर्मली भी होता है, ये होता है स्पेशली कब, स्पेशली एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट के टाइम में बच्चों का क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाना क्या होता है, टेकीकार्डिया और हार्ट फेलियर का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं टेकीपनिया, जो हम पढ़ चुके हैं, टेकीपनिया। ठीक है, टेकीपनिया किसका सिम्टम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन सिम्टम बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद में डायफोरेसिस, पेशेंट को क्या होगा, स्काल्प डायफोरेसिस होगा, यानी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इसके, स्पेशली स्काल्प के अंदर। बच्चे क्या हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, इरिटेबल होगा, इरिटेबिलिटी और एंड फैटिक। क्या होगा, इरिटेबिलिटी और फैटिक। बच्चे को क्या होगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे और बच्चों के अंदर फैटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था राइट साइडेड के अंदर सडन वेट गेन। क्या होगा, सडन वेट गेन। बच्चे क्या करेंगे, सडन वेट
गेन करेंगे, सडन वेट गेन होगा बच्चों के अंदर, सडन वेट गेन होगा। किसका कॉम्प्लिकेशन है, किसके साइन सिम्टम है आपके, ये होता है आपका राइट साइडेड हार्ट फेल्योर का सडन वेट गेन। अब इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्लियर है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा जब बच्चे को कौन सा होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है बच्चे के अंदर, मान लो कि असेसमेंट आपने देखा है, बच्चे का टेकीकार्डिया हो रहा है, टेकीपनिया हो रहा है, डाइफोरेसिस हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, सडन वेट गेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। अब बात ये आती है कि आप कौन कौन से इंटरवेंशंस काम में लोगे इनके लिए। अब हम बात करते हैं इंटरवेंशंस, क्या देंगे, इंटरवेंशंस कौन कौन से आएंगे, इंटरवेंशंस की हम बात कर लेते हैं कि इंटरवेंशन अपन कौन कौन से यूज करेंगे इस ऐसे बच्चों के लिए। आपके पास में, आपके वार्ड में, आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, कहीं भी वार्ड में काम कर रहे हो, आप वार्ड में काम करोगे बढ़िया अच्छे एम्स वाली ड्रेस लगा के, सूट बूट लगा के, बढ़िया आयरन वायरन डीओ वगैरह मार के, वहाँ पे मान लो बच्चा मिल गया हार्ट फेल्योर का, तो वही काम में नहीं आएगा, आपका नॉलेज भी काम में आएगा। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, पहली चीज़ तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे अपन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को देखेंगे अपन, किसको देखेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। यानी आप क्या करोगे, रेस्पिरेशन रेट जो है वो काउंट करोगे, ठीक है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर लेना। आपने रेस्पिरेटरी काउंट कर रहे हो तो फुल 1 मिनट के लिए करना है, फुल 1 मिनट के लिए करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 15 सेकंड करके मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। रेस्पिरेटरी रेट आप काउंट कर रहे हो, इसका मतलब आपको कितना करना है, फुल 1 मिनट के लिए आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के अंदर स्पेशली कौन सी पल्स चेक करते हैं, एपिकल पल्स चेक करते हैं। कौन सी होती है, एपिकल पल्स चेक करते हैं। ये जो एपिकल पल्स है वो हम चेक करेंगे, वो भी फुल 1 मिनट के लिए, फुल 1 मिनट के लिए, कितने के लिए, फुल 1 मिनट के लिए हम चेक करते हैं बच्चे के अंदर क्या, आपकी एपिकल पल्स रेट। इसके अलावा बच्चे का अपन क्या करेंगे, वाइटल्स में आप तीसरा कौन सा बच गया आपका, टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर, क्योंकि बच्चों के अंदर स्पेशली हाइपरथर्मिया हो सकता है इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से। इन्फेक्शन मान लो बच्चे को किसी टाइप का है, उस सिचुएशन में क्या होगा, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको TPR, ठीक है, TPR तीनों कर लिया अपन, टेम्परेचर कर लिया, एपिकल पल्स कर लिया और रेस्पिरेटरी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों में से आता है कि रेस्पिरेटरी डिस्टेंस के अंदर रेस्पिरेटरी काउंट करना है तो आपको कितने मिनट के लिए करना है, फुल मिनट के लिए। वही एपिकल पल्स को आपको क्या करना है, फुल मिनट के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब आते हैं हम डिजीज कंडीशन से। इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते हैं कि बच्चे को हमने कितना फ्लूइड तो दिया है, कितना आउट हुआ है, ठीक है, बच्चे ने कितना पास आउट किया है, वो सारा हम क्या करेंगे इसके अंदर मेंटेन करके रखेंगे इनटेक आउटपुट के अंदर। और सर बच्चा है कैसे पता चलेगा, कभी भी सुसु कर देगा, तो वो हम करते हैं डायपर से, ठीक है, डायपर से वेट कर लेते हैं कि बच्चे को अंदर कितना फ्लूइड पास किया है, ठीक है। इसके अलावा वेट गेन के लिए, वेट गेन को असेस करेंगे, असेस फॉर वेट गेन, क्या करेंगे, असेस फॉर वेट गेन। बच्चे को अब क्या करते हैं, वेट गेन के लिए असेस करते हैं। वेट गेन को असेस करने के लिए एक दिन के अंदर, यदि मान लो बच्चा जो है एक दिन में 0.5 kg, ठीक है, 500 ग्राम 24 आवर के अंदर, 24 आवर्स के अंदर 0.5 kg यदि वेट गेन कर रहा है, उस सिचुएशन में हमको क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब बच्चे को स्पेशली हार्ट फेल्योर की सिचुएशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया आपका पोजीशन का, ठीक है। बच्चे का हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल्योर के अंदर कौन से होंगी, या तो आपका हेड एलिवेटेड, क्या होगा, हेड एलिवेटेड देंगे, हेड एलिवेटेड, या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन, कौन सी देंगे, सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे बच्चे को अपन, कौन सी देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन या फिर हेड एलिवेटेड वाली पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं। अब थर्मल एनवायरनमेंट जो है, मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका हम क्या करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। रेस्ट देंगे बच्चे को रेस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, इरिटेबल हो रहा है, ठीक है, और डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो हम बच्चे को क्या कराएंगे, रेस्ट कराएंगे। और इसके साथ में बच्चे को क्या देंगे हम, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, कौन सा देंगे,
ह्यूमिडिफाइड O2 देंगे बच्चे को, ठीक है, ह्यूमिडिफाइड O2 देंगे। बच्चे का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे अपन, कूल ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि आपको नर्सिंग जो राउंड्स होते हैं, उन नर्सिंग राउंड्स को, क्योंकि नर्सिंग जो राउंड्स होते हैं उनको क्या करना है, लिमिट करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या रेस्ट कर रहा हो, मान लो बच्चा रेस्ट कर रहा हो, उस रेस्ट वाली सिचुएशन के अंदर हम उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगी, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी। बॉडी की एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो जो O2 डिमांड है बॉडी की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और बच्चा क्या जाएगा, डिस्ट्रेस के अंदर जाएगा। किस में जाएगा, डिस्ट्रेस के अंदर जाएगा, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, फुल में 1 मिनट के लिए काउंट करना है, एपिकल पल्स काउंट करनी है फुल 1 मिनट के लिए, टेम्परेचर काउंट करना है, आउटपुट इनपुट चेक करना है, वेट गेन देखना है, और हेड एलिवेटेड वाली पोजीशन देनी है। और नर्सिंग राउंड्स आपको क्या करना है, नर्सिंग के जो राउंड्स होते हैं, या फिर आपको क्या करना है उसके लिए, जो आप मूवमेंट कर रहे हो उसको कम से कम करना है, ठीक है। अब बच्चे का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना है आपको। यदि मान लो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे ही बच्चा मान लो सो के उठा है उस टाइम में आपको क्या करवाना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग फोर्सफुली नहीं देना है। ऐसा नहीं बच्चा सो रहा है, बेटा तो एक काम कर दूध पी ले उसके बाद में सो जाना है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उसको जो फीडिंग देनी है, बच्चा जैसे ही उठता है उस सिचुएशन में क्या करेंगे अपन, हाई एनर्जी क्या देंगे, डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको क्या कर रखा है, एडवाइस किया गया है सीडेटिव्स, क्या दिया हुआ है, सीडेटिव्स एडवाइस किया है, तो बच्चे को क्या दे दो आप, सीडेटिव्स दे दो, ठीक है। सीडेटिव सीडेशंस देते हैं क्योंकि बॉडी की डिमांड को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए, ताकि हार्ट के ऊपर और ज़्यादा लोड ना पड़े, उसके लिए हम बोलते हैं ये देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बोलते हैं कि हार्ट फेल्योर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी कौन सी, डिजोक्सिन। कौन सी होती है, डिजोक्सिन। डिजोक्सिन का नाम आपने खूब सुना होगा कि डिजोक्सिन देते हैं। अब डिजोक्सिन देने से पहले चलो साहब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात कर लेते हैं। अब डिजोक्सिन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बार आप कंफ्यूज भी होते हो डिजोक्सिन से रिलेटेड, ठीक है। तो उनके बाद उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे आज की, क्या क्या हमको डिजोक्सिन का। अब देखो डिजोक्सिन देने से पहले सबसे पहले एपिकल पल्स, कौन सी, एपिकल पल्स। क्वेश्चन ये आ गया कि डिजोक्सिन दे रहे हैं पेशेंट बच्चे को, मान लो एक बच्चा है उसको डिजोक्सिन एडवाइस है, तो कहाँ से आप पल्स रेट चेक करोगे, तो उसका आंसर क्या होगा, एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स जो होती है वो फुल 1 मिनट के लिए देना है अपन को। कितने देना है, फुल 1 मिनट के लिए चेक करना है, फुल 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब मान लो बच्चे का जो रेस्पिरेशन है, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड, रेस्पिरेशन, बच्चे का रेस्पिरेशन, ठीक है। यदि मान लो 90 to 110, ठीक है, 110 या फिर 90 से कम आ रहा है, इससे कम हो रहा है, तो आपको डिजोक्सिन को होल्ड कर देना है, डिजोक्सिन को होल्ड कर देना है। यदि न्यूबॉर्न है तो 110 मान लो, थोड़ा बड़ा है, यदि मान लो इन्फेंट या वाली सिचुएशन में आ गया तो 90 इसका, 90 जो है ये 90 स्पेशल है। 90 से कम यदि मान लो हार्ट रेट आ रही है, सॉरी मैंने रेस्पिरेशन लिख दिया क्या, हार्ट रेट यदि मान लो, हार्ट रेट यदि 90 से कम आ रही है, इसका मतलब आपको डिजोक्सिन को क्या करना है, होल्ड करना है। बहुत बार सालों साल से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ये जो सामने क्वेश्चन है ना, ये सालों साल से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना कि बच्चों के अंदर यदि हार्ट रेट 90 से कम हुआ तो आपको क्या नहीं देना है, डिजोक्सिन नहीं देना है। डिजोक्सिन को आपको क्या करना है, होल्ड कर लेना। यदि और ये मान लो ये इन्फेंट की बात होगी, यदि यंग चाइल्ड है, ठीक है, यंग चाइल्ड है, चाइल्ड की बात आ गई कि यंग चाइल्ड है, उसको डिजोक्सिन देनी है साहब, उसमें कितना करेंगे, 70 बीट पर मिनट, 70 बीट पर मिनट। यंग चाइल्ड की बात आ गई तो उसके लिए 70 बीट पर मिनट के ऊपर क्या होता है, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी डोज को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब इन्फेंट जो होता है, उस इन्फेंट को स्पेशली एक डोज, इसकी डोज कितनी देंगे अपन, डोज इन्फेंट को 1 ml, क्या देंगे, 1 ml या फिर 50 माइक्रोग्राम, क्या देंगे, 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा, 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आपको इसकी डोज नहीं देनी है। एक डोज के अंदर आपको क्या करना है, 1 ml देंगे, या फिर उसके अंदर कितनी माइक्रोग्राम हो सकती है, 50 माइक्रोग्राम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक डॉक्टर ने आपको आपके सामने एक छोटे बच्चे को, छोटे नियोनेट को या न्यू इन्फेंट को आपके सामने उन्होंने एडवाइस कर दिया कि 100
ठीक है। 100 mcg आपके सामने एडवाइस कर दिया तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या कर देना है, आपको डिजोक्सिन के बारे में क्वेश्चन पूछना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि साहब 50 mcg ही होता है, इससे ज़्यादा दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए। ये था आपका डिजोक्सिन के उसका। अब डिजोक्सिन लेवल जो होता है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है यहीं पे। डिजोक्सिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। डिजोक्सिन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, बच्चे को मान लो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो एनोरेक्सिया, 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 नोजिया, वोमिटिंग। डिजोक्सिन देते ही यदि आपका मरीज जो है, छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और ब्रेडिकार्डिया और डिसरिथमिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया और डिसरिथमिया, डिसरिथमिया। यदि मान लो ये चीज़ें शो हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया और डिसरिथमिया। ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, डिजोक्सिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल कितना होता है 0.5 to 0.8, 0.5 to 0.8 mg पर DL, ठीक है, mg पर ml, सॉरी mg पर ml, mg पर ml आपका लेवल होता है किसका, डिजोक्सिन का, ठीक है। 0.5 से 0.8 mg ng, ठीक है, नैनोग्राम। 0.5 to 0.8 mg पर ml आपका डिजोक्सिन लेवल होता है। इससे ज़्यादा बढ़ गया डिजोक्सिन का लेवल तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और डिसरिथमिया बच्चे को हो सकता है। इसके लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सी दवाई देते हैं डिजोक्सिन के साथ में, अपन इंटरवेंशन की बात करें, सीडेटिव दे दिया, डिजोक्सिन दे दिया। इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी हम बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हम बच्चे को, ये इसका होता है ट्रीटमेंट मेथड। अब देखो हमने जो देखा हाँ, इसके बाद में थोड़ा सा और रह गया इसका कि इंटरवेंशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका होम केयर। होम केयर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपके सामने, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक बच्चा जो डिस्चार्ज होके जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें उसको बतानी है। अब देखो स्पेशली हम डिजोक्सिन की बात करते हैं, डिजोक्सिन की साफ साफ बोलना है, डिजोक्सिन की बातें बाद में करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्पेशली हम मरीज़ के साथ वालों को ये देंगे, मरीज़ के साथ वालों को ये देंगे कि आपको जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो टाइम टू टाइम लेनी है। ये तो सिंपल सी बात होगी कि टाइम टू टाइम आपको क्या करनी है, दवाइयाँ लेनी है, ठीक है, दवाइयाँ टाइम टू टाइम। अब यदि मान लो आपको डिजोक्सिन देना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। यदि मान लो डोज मिस हो गई, डिजोक्सिन की डोज मिस हो गई, डिजोक्सिन की डोज मिस हो गई, मिस होने पे आपको क्या करना है। मरीज़ ने आपसे, मरीज़ के साथ वालों ने बोल दिया कि साहब हम तो सुबह इसको देना, जो डिजोक्सिन की डोज जो थी वो देना भूल गए, अब क्या करना है, उनको ये बोलना है आपको कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना डबल डोज नहीं देनी है, डबल डोज नहीं देनी है। स्पेशली याद रखना इस लाइन को, डबल डोज नहीं देनी है। नेक्स्ट जो डोज है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, नेक्स्ट डोज को कंटिन्यू करना है। अब डोज मिस हो गई, अब आपके सामने ये आ गया, मान लो कोई मरीज के साथ वाला ये आया कि 2 बार मिस कर दी हमने, 2 टाइम्स क्या कर दिया हमने, डिजोक्सिन की डोज क्या कर दी, मिस कर दिया। क्या करना है, उनको बोलना है अब आपको डबल डोज नहीं देनी है, ये जो भूल गए उसको भूल गए, आपको क्या करना है, नेक्स्ट डोज जो है ना वो देनी है, नेक्स्ट डोज देनी है डिजोक्सिन की। आपको क्या करना है, नेक्स्ट डोज देनी है, जो भूल गए उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके मान लो इसके अंदर स्पेशली एक और हो सकता है, आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना पड़ सकता है, क्योंकि डिजोक्सिन क्या कर रहा था आपका, डिजोक्सिन आपका क्या कर रहा था, आपकी हार्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा था, यानी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या कर रहा था, कम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में और आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि
डिजोक्सिन ले रहे हो, एक बच्चा जो है वो डिजोक्सिन ले रहा है, तो उसके अंदर क्या होंगे, टूथ जो होते हैं, वो जो टूथ होते हैं उनको ब्रश करने के लिए बोलना है, टीथ को ब्रश करने के लिए, क्योंकि टूथ डिकेइंग इसका साइड इफेक्ट होता है। डिजोक्सिन की वजह से क्या होता है, ठीक है, टूथ डिकेइंग होने के चांसेस होते हैं, तो बच्चे को क्या करना है, आपको टूथ ब्रश करना है, ठीक है। टॉक्सिसिटी को देखना है, टॉक्सिसिटी के साइन मैंने आपको बता ही दिया, टॉक्सिसिटी के साइन मैंने बता ही दिया आपको, कौन सा, ब्रेडिकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग और डिसरिथमिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिसरिथमिया और ब्रेडिकार्डिया इसके टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं। अब मान लो आपको जो मेडिसिन है उनको साइड में रखनी है, अलग से रखनी है, लेकिन अलग से रखनी है, आपके बच्चे ने गलती से सारी दवाइयाँ खा ली, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको बताना है कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे कॉल करना है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर को आपको कॉल करना है, और उसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर आपको एडमिट करवाना है बच्चे को। ये था आपका हार्ट फेल्योर से रिलेटेड। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, हार्ट फेल्योर वाली सिचुएशन को। देखो, हार्ट फेल्योर जो है आपके सामने है, हार्ट फेल्योर की डेफिनेशन क्या होती है, जब हार्ट जो है वो अनेबल होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई करता है बॉडी के अंदर, यानी उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, वो फेल हो जाता है, उसकी मायोकार्डियम इतना काम नहीं कर पाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब हार्ट फेलियर के साथ में दो टाइप का होता है, लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड। लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड के अंदर डिफरेंस क्या है, लेफ्ट साइडेड का मैंने साइन एंड सिम्टम आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में दिक्कत होगी तो लंग्स कंजेशन होंगे, लंग्स कंजेशन होंगे तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, आपके क्रैकल्स और वीजिंग साउंड्स आएंगे, कफ आएगा, डिस्नी आएगा, ग्रंटिंग आएगा, नेजल फ्लेरिंग आएंगे, ऑर्थोपनी आएगा, पीरियड्स ऑफ साइनोसिस आएंगे और डिस्निया होने के चांसेस होते हैं। राइट साइड में क्या क्या होगा, राइट साइड का भी रिवाइज कर लेते हैं। राइट साइड में बॉडी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, असाइटिस होगा, फ्लूइड अकोमुलेशन होगा, लीवर और स्प्लीन की साइज बढ़ेगी, ओलिगोयूरिया होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, वेट गेन होगा और आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एडिमा होगा। ठीक है साहब, उसके बाद में चलते हैं अगला कि असेसमेंट क्या क्या करोगे, बच्चे का टेकिकार्डिया चेक करोगे, टेकिपनिया चेक करोगे, डायफोरेसिस चेक करोगे, इरिटेबिलिटी, सडन वेट गेन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको चेक करना है। ये आपका असेसमेंट फाइंडिंग्स थी। असेसमेंट फाइंडिंग्स के बाद में इंटरवेंशन क्या करोगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को तो काउंट करोगे, एपिकल पल्स को काउंट करोगे, टेम्परेचर को चेक करोगे और इनटेक आउटपुट मेंटेन करोगे, वेट गेन चेक करोगे और हेड एलिवेटेड सेमी फाउलर पोजीशन दोगे बच्चे को और नर्सिंग राउंड्स जो होते हैं उनको लिमिट करवा देंगे। इसके अलावा यदि फार्मेकोलॉजी की बात करें, फार्मेकोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशनल और सीडेटिव देते हैं, डिजोक्सिन देंगे। डिजोक्सिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। डिजोक्सिन देने से पहले बच्चे की एपिकल पल्स को फुल 1 मिनट के लिए चेक करना है। यदि 90 से कम आ रहा है तो डिजोक्सिन को होल्ड कर देना है। यदि चाइल्ड की बात करें 70 से कम आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी डिजोक्सिन को क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। ये बच्चों के लिए है, ये न्यूबॉर्न के लिए है। क्लियर है। यदि मान लो इसकी नॉर्मल लिमिट कितनी होती है, 0.5 टू 0.8 Ng पर ml होती है। डोज कितनी देते हैं हम इसकी, 50 mcg से ज़्यादा नहीं देना है। यदि इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और डिस्निया। ब्रेडिकार्डिया और डिस्निया ये होती है इसकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के बाद में ये होता है होम केयर, घर पे जा रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होता है, डिजोक्सिन की कोई भी डोज मिस होगी तो डबल डोज नहीं देना है। याद यही रखना है कि डिजोक्सिन की कोई भी डोज यदि मिस होगी डबल डोज नहीं देना है, नेक्स्ट डोज से स्टार्ट कर देना है। 2 डोज मिस कर दी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इन्फॉर्म करना है और फिर वो भी दोनों डोज आपको अगली डोज देके जाना है। टूथ डिकेइंग इसका साइड इफेक्ट होता है तो उस सिचुएशन में बच्चे का ब्रश करवाएंगे। और यदि मान लो बच्चे ने एक्सीडेंटली ओवरडोज ले लिया है, उस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, पॉइजन कंट्रोल सेंटर को हम इन्फॉर्म करेंगे। इसी के साथ साथ आज की क्लास हार्ट फेल्योर जो है वो आई थिंक आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल RN नर्सिंग अपडेट्स को फॉलो करें। ठीक है, RN नर्सिंग अपडेट्स को फॉलो करें। इसी के साथ साथ आप इसी तरह अच्छी क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी से क्लासेस आना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे आप सर्च करेंगे हमारी एप्लीकेशन को RNU नर्सिंग को सर्च करें, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पे बहुत अच्छी बहुत कम प्राइस में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज़ प्लस वीडियो MCQ बैच प्लस रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड क्लासेस, जिनको आप बहुत कम प्राइस में बाई करके आप अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सपनों की उड़ान जो है उसको आगे तक लेके जा सकते हैं और फ्यूचर में अपने नाम से पहले नर्सिंग ऑफिसर का टैग लगा सकते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आज हम हमारी क्लास फिनिश करते हैं। बने रहिए हमारी क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।